वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी पार्क चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड ईयर का सेकेंड फिजिकल का चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन, ये अर्थात हिंदी में बिलियन चैप्टर का एक बहुत ही प्रभावशाली टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। हम लोग जानते हैं इसमें कि हेनरी लॉ का अनुप्रयोग क्या है। तो 3 अनुप्रयोग हमको बताने हैं। फटाफट इस वीडियो को अंत तक देखें। तीनों अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे। पहला अनुप्रयोग देखेंगे कि ठंडे पेय पदार्थ यानी पेप्सी, कोको कोला इत्यादि जो कुछ भी हमारे पास हैं, वो ठंडे पेय पदार्थ जितने भी हैं उनको जब हम लोग बनाते हैं तो CO2 गैस उसमें भरते हैं। यह हेनरी के नियम के द्वारा भरा जाता है। इसी में हम लोग जानेंगे कि यह कि ठंडे पेय पदार्थ कड़क क्यों लगते हैं। सामान्य शरबत हम लोग घर में जो बनाते हैं और उसको पीते हैं तो थोड़ा भी कड़क नहीं लगता है, एकदम नॉर्मल रहता है। हम चाहेंगे भी तो नहीं बना सकते, लेकिन पेप्सी पीते हैं तो कड़क होता है, ऐसा लगता है जैसे गला नाक वगैरह जल रहा है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन छोटे बच्चों को यह थोड़ा कम पसंद होता है, इसलिए वो फ्रूटी पीना ज़्यादा पसंद करता है। दूसरे अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे कि गोताखोर जब अंदर गहराई में जाता है, समंदर के या किसी पानी के झील के गहराई में जब जाता है तो अपने पीठ पर रखे सिलेंडर में कौन कौन से गैस इस्तेमाल करता है। इसमें भी हेनरी के नियम का अनुप्रयोग आएगा, एप्लीकेशन आएगा। तो हम लोग जानते हैं उसमें एक सवाल है कि उसमें हीलियम गैस भरा जाता है, साथ में ऑक्सीजन के साथ गोताखोर के सिलेंडर के बैग में हीलियम गैस भरा जाता है। तो सवाल उत्पन्न होता है कि जानेंगे कि ऐसा क्यों करता है, क्यों सामान्य हवा नहीं ले सकता। और तीसरा हम इसका अनुप्रयोग है कि हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर आप जाते हो ऊंचाई पर कहीं तीर्थ यात्रा में, बद्री आश्रम जाते हो या वो बहुत ऊंचाई पर हिमालय पर जाते हो, हम लोग चोटियों पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, तो अक्सर लोगों को जिनको हार्ट के पेशेंट हैं या जिनको अस्थमा है या सांस की प्रॉब्लम है या अन्य कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें जाने से रोका जाता है, क्योंकि वहाँ सांस लेने में होने लगती है तकलीफ़। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं सामान्य आदमी के लिए, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी रहते भी हैं, लेकिन उन्हें तो इस तरह की तकलीफ़ नहीं होती है। तो क्यों ऐसा होता है? अक्सर आप जानते होंगे कि जो पहाड़ी एरिया के लोग रहने वाले हैं तो उनके जो गाल होते हैं वो गुलाबी कलर के होते हैं। तो जानेंगे कि इस गुलाबी कलर के गाल के पीछे का राज क्या है। इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखते रहना होगा। तो हम लोग आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि गुलाबी कलर होने के पीछे कारण क्या। आप देखे होंगे उत्तराखंड के जितने भी फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, ज़्यादातर फीमेल देखिए, उनकी ये वाला हिस्सा जो चेहरा था सुर्ख गुलाबी होता है। इसके पीछे का राज क्या है? चाइनीज़ लोग, नेपाली महिलाएं चाइनीज़, उनके जो ऊंचाई पर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेटू पर रहते हैं और तिब्बत की पहाड़ी वगैरह बहुत ऊंची है, वहाँ के महिलाओं का जो चेहरा होता है वाला हिस्सा वो गुलाबी होती है। ऐसे थोड़ी सी भी शर्माएंगे तो पूरा लाल हो जाएगा। ये भी इससे ही रिलेटेड है। तो हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले, उससे भी पहले हम लोग जानते हैं, फटाफट ये समझ लेते हैं कि हेनरी का नियम है क्या, लॉ है क्या। तो हेनरी ने बड़ी सिंपल बात बोला। हेनरी ने कहा कि मान लो ये मेरा बोतल है, इस बोतल में 2 चीज़ें हैं। एक काले रंग के डॉट से मैंने लिक्विड दिखाया है और लिक्विड के रूप में, द्रव के रूप में मैंने H2O को ले लिया है, ठीक है। और इसमें इसको हम लोग सॉल्वेंट यानी विलायक समझ लेंगे, और इसमें हम घोलना चाहते हैं गैस को, और गैस को लाल रंग के डॉट से दिखाया है और मान लेते हैं कि ये मेरा लाल रंग का गैस CO2 है। तो चलो, सामान्य कंडीशन में जब मुंह खुला हो और इसमें यहाँ तक लिक्विड हो तो सामान्य हवा का जितना दबाव लगता है, प्रेशर लगता है, जैसे सामान्य हम मान लेते हैं कि 1 ATM हवा का दबाव है, इस पर हवा अंदर प्रवेश करती है और जितना दबाव होता है उसी के हिसाब से थोड़े बहुत इसमें घुले हुए होते हैं CO2 के मात्रा। यानी इस सॉल्यूशन में CO2 बहुत कम मात्रा में घुला होता है। क्यों? क्योंकि बाहर में दबाव कम है, प्रेशर ऑफ गैस कम है, इसके वजह से सॉल्यूशन में कम गैस घुला है। लेस गैस इज डिजोल्व इन दिस सॉल्यूशन। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं, हमने क्या किया कि ये एक वाटर है और इस वाटर में मैंने गैस को CO2 ही मान लो, CO2 गैस को खूब ठूस करके भर दिया और ढक्कन को सील कर दिया, यानी अंदर में गैस का प्रेशर ज़्यादा कर दिया।
और जब अंदर में गैस का प्रेशर आप ज़्यादा कर दोगे तो हेनरी साहब कहते हैं कि तब इस लिक्विड के अंदर, ये पोर्शन लिक्विड का है, इसके अंदर भी देखिए गैस की मात्रा ज़्यादा घुल गई। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे, यानी प्रेशर अगर हम ज़्यादा कर देंगे किस चीज़ का, गैस का, तो वो गैस, उसमें से ज़्यादातर गैस इस सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर घुल जाएंगे। और अगर बाहर का प्रेशर हम कम कर देंगे तो कम घुलेगा। तो हेनरी ने सीधा सीधा बात कहा कि अगर प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, गैस को खूब ठूंस दिया जाए किसी बर्तन में या खूब प्रेस कर दिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा धड़ाधड़ 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 गैसें घुलने लगेंगी लिक्विड के अंदर, ज़्यादा मात्रा में गैस घुलेंगी। और अगर प्रेशर कम कर दिया जाए, गैसें निकाल दिया जाए, ये सब गैसें निकाल दी जाएँ, ढक्कन खोल दें, गैस निकल जाए, तो इसमें से घुली हुई गैस भी बाहर निकल जाएगी। यानी जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा अंदर में गैस घुलेगा। अगर इसका ढक्कन खोल दें, गैस निकल जाए, तो ये फिर से हमला इसमें का घुला हुआ गैस बाहर निकल जाएगा। तो हेनरी ने यही बात कहा। हेनरी ने कहा कि गैस की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा घोलना हो तो हमें गैस का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और घुले हुई गैस को निकालना हो तो प्रेशर कम करना होगा, दबाव कम करना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन की तरफ हम लोग चलते हैं, पहला एप्लीकेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये हमारा ये हो गया। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं सेकेंड, पहला नंबर, फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक। पहला हेनरीज लॉ का पहला एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं बेटा कि ठंडे पेय पदार्थ का निर्माण। ठंडा पेय पदार्थ का मतलब पेप्सी, कोको कोला, जितना भी पीते हो, इन सब का निर्माण जो पीने पर जैसे ऐसा लगे जलन जैसा करता है, जैसे पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, थम्स अप हो गया, बाकी तो तुम लोग जानते ही हो। हम उसमें क्या करते हैं, कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां लिक्विड लेती हैं। लिक्विड क्या चीज़ लेंगी, चीनी पानी की घोल लेंगी, उसमें रंग डालेंगी, कुछ गंध डालेंगी ताकि उसका फ्लेवर और बढ़ाए, कलर डालती हैं रंगीन दिखने के लिए, और उसमें CO2 गैस को ठूस करके भर देती हैं। खूब ठूस करके CO2 गैस को भर देती हैं। CO2 गैस को अगर ठूस करके भर देगी, अगर ओपन कंडीशन में ऐसा है, खुला मुंह है इसका, अगर मुंह खुला हुआ है तो सामान्य कंडीशन में CO2 थोड़ा बहुत रहेगा, तो अंदर भी थोड़ा घुला रहेगा। कम है, प्रेशर कम है CO2 का, तो अंदर में कम घुला है। हेनरी यही बात बोलते हैं। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं कि घोल बनाती हैं इनका, और घोल बनाने के बाद उसमें मशीन से CO2 खूब ठूस करके भर करके और यहाँ जाम कर देती हैं, मुंह को कॉर्क लगा करके जाम कर देती हैं या सील कर देती हैं। इससे क्या होता है, इसकी दीवार मोटी होती है। जितनी भी पेय पदार्थ होते हैं या शराब की बोतलें होती हैं, उनकी दीवार मोटी बनाई जाती है, क्योंकि उसमें गैस भरा हुआ रहता है और फटे ना। इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि गर्म होने के बाद अगर उसको एक को तोड़ोगे तो पूरे जोर के साथ आवाज़ करता है, क्योंकि उसमें गैस भरा हुआ रहता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इस प्रेशर पर CO2 गैस इसमें घुला हुआ रहता है। अब इसको चिल करोगे, ठंडा करोगे तो और ज़्यादा घुल जाएगा, और चिल करने के बाद और ज़्यादा घुल जाएगा। और ग्लास में आप डालते हो तो देखते हो कि झाग जैसा बनता है। वो क्या है, इसका मतलब कि जब ही ग्लास में डालते हो तो आप उसके अंदर के प्रेशर को कम कर देते हो। और आपको मालूम है कि ज़्यादा प्रेशर होगा अंदर में गैस का तो ज़्यादा मात्रा में CO2 अंदर घुला हुआ रहेगा। और जब ही ढक्कन खोल करके इसको ग्लास में ढारते हो तो पूरा बुलबुला बन करके झाग बनता है। झाग बनने का मतलब क्या चीज़ है कि बाहर जब ही डालते हो खुला में प्रेशर कम हो गया, दबाव कम हो गया, तो अंदर का घुला हुआ CO2 बनबना करके बाहर आता है, और बनबना करके जब बाहर आता है तो झाग बनता है। यही बात है, जब हम इस बोतल को लेते हैं ऐसे फर्र से पीते हैं, तो जब पीते हैं अंदर जाता है तो अंदर की गर्मी पा करके जितना इसमें का घुला हुआ CO2 है वो सारा का सारा बाहर निकलता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर भी कम हो गया। पहले प्रेशर ज़्यादा था, अब बाहर निकलता है तो गला, आँख, नाक, कान फाड़ते हुए निकलता है, तो हमें कड़क महसूस होता है। तो बेटा यह है कि जितने भी पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। दूसरा नंबर एप्लीकेशन पर हम लोग चलते हैं। हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर पर कि दूसरा अनुप्रयोग देख रहे हैं, एप्लीकेशन देख रहे हैं किसका, तो हेनरीज लॉ का। अब जरा देख लें इस वीडियो में, जैसे मैं समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। एक बात है, आप लोगों से अक्सर यह क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि गोताखोर जो होते हैं, यानी स्क्यूबा डाइवर, ये जितने भी तो प्रोफेशनल गोताखोर जो अंदर झील के गहराई में उतरते हैं या समंदर में बहुत गहराई में उतरते हैं, प्रशासन के भी बहुत सारे गोताखोर होते हैं नेवी के, जो गहरी गहराई में गोता लगाते हैं, उनके सिलेंडर में
गैस होती हैं सांस लेने के लिए। ऐसे मास्क लगा रहता है और उसका पाइप आता है पीछे सिलेंडर में लगा रहता है, उसी में से वो सांस लेते हैं। लेकिन उसमें जो गैस होता है उसमें हीलियम गैस भी डाला जाता है। ऑक्सीजन गैस तो सांस लेने के लिए ज़रूरी है, लेकिन हीलियम गैस डाला जाता है। सवाल है कि ऐसा क्यों? ये जो धरती पर हवा में जो संगठन है, हवा में जिस गैस का संगठन है, ऐसी संगठन नहीं रहती है। सवाल है कि ऐसा क्यों? तो उसको समझने के लिए सबसे पहले फेफड़ा को समझना होगा। ये देखिए हमारे शरीर का फेफड़ा है, ये मुंह से शुरू होता है। मैंने यहाँ माउथ से शुरू किया है कि देख लें, मुंह से हवा जा रहा है, ये हवा है। हवा में मुख्य घटक O2 और N2 होते हैं। O2 और N2 हमारे शरीर के अंदर ऐसे आते हैं। जब हम सांस लेते हैं ऐसे तो O2 जाता है, N2 जाता है, 1% अन्य गैस भी जाती हैं। ये हमारे फेफड़ा में जाता है, ट्रैकिया से होते हुए 2 भाग में, ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स होते हुए, और हर शाखा के अंत में ऐसा थैली जैसा चीज़ होता है, पतली झिल्ली का थैली जैसा होता है, जिसको अल्वियोली कहते हैं। इसको कहते हैं, ये अल्वियोली है, तो अल्वियोली हम इसको कहते हैं। इसके चारों तरफ हर ये पाइप के ट्यूब के अंत में फूला हुआ बलून जैसा होता है, जिसको अल्वियोली कहते हैं। इसी अल्वियोली में फाइनली यहाँ का गैस पहुँचता है, और जब ही गैस पहुँचता है फुलौआ की तरफ फूल जाता है। फुलौआ के पतली झिल्ली का बना होता है, और ये जो थैली जो देख रहे हैं ना अल्वियोली, एकरा चारों तरफ नस की पतली पतली कैपिलरी ऐसे गुच्छा बना करके फैला हुआ रहता है। जैसे ये देख लीजिए, ये नस बाहर से हरा रंग का यानी अशुद्ध ब्लड लेकर के आ रहा है। अशुद्ध ब्लड का मतलब CO2 की मात्रा इसमें ज़्यादा है, लेकर के आ रहा है। अब होगा क्या? CO2 हमारे सांस के द्वारा बाहर निकलना चाहिए, या ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए ब्लड में। ऑक्सीजन अगर ब्लड में जाएगा तो वो शुद्ध ब्लड हो जाता है। तो इस CO2 लेकर के हृदय से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, आया करके इस अल्वियोली के पास ऐसे घूम जाता है, ताकि अल्वियोली में जो N2 और O2 आया है वैसे घूम घूम करके यहाँ तक अंतिम तक पहुँचा है। उसमें से करेगा क्या? तो इसको हमने इस सेक्शन को यहाँ बनाया है। ये जो मेरा थैला है वो देख लीजिए, ये है अल्वियोली, ये अल्वियोली है, और ब्लड की कैपिलरी ऐसे यहाँ से ऐसे मुड़ करके आ रही है। तो होगा काम कि हमने जब सांस लिया ऐसे, तो N2 भी गया और O2 भी आया, दोनों चीज़ें आई, और इधर ब्लड में से CO2 आया। तो CO2 यहाँ से निकल जाएगा वापस अल्वियोली में, और ऑक्सीजन गैस इधर अंदर चल गया। ऑक्सीजन गैस को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है हमारा ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन, उसको पकड़ लेता है, अब बांध लेता है, बोले तू कहाँ जा रहा है, तू मेरे साथ चल। अब CO2 से उसको उतना मोहब्बत नहीं है, तो CO2 को छोड़ देता है। CO2 को छोड़ देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा। सामान्यतः नाइट्रोजन के बारे में बता दूं, ऐसे तो सांस लेते हैं तो 78% नाइट्रोजन जीवे करता है, लेकिन जो नाइट्रोजन है ना, केवल इस थैलिया में रह जाता है। थैली ये न तो सामान्य कंडीशन में न तो ब्लड में जाता है, क्योंकि ये कम घुलनशील है। हेनरी के नियम के अनुसार भी बात करेंगे, लेकिन नाइट्रोजन गैस द्रव में कम घुलनशील है। अब ब्लड हमारा द्रव है, लिक्विड है, तो ये कम घुलनशील है, तो ये जल्दी नहीं घुलता है, और इसको ये रिएक्शन भी नहीं करता है हीमोग्लोबिन के साथ। लेकिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन में घुल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो जब हम सांस लेंगे गहराई से, तो जब अंदर में हवा जाएगा तो खराब ब्लड में से, गंदा ब्लड में से, अशुद्ध ब्लड में से ऑक्सीजन निकल करके हमारे फेफड़ा के अल्वियोली में चला जाएगा। अब फेफड़ा के अल्वियोली में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो ब्लड में चला जाएगा। तहरिया से देखो खराब ब्लड आ रहा है, और फिर यहाँ पर CO2 ट्रांसफ़र करके ऑक्सीजन लेकर के फिर से शुद्ध ब्लड हो जा रहा है। तो शुद्ध ब्लड हमारे शरीर में जाता है। सामान्य स्थिति में नाइट्रोजन नहीं घुलता है, क्योंकि सामान्य स्थिति में मात्र हम लोग का दाब कम होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग इधर बात समझते हैं। तो सामान्य स्थिति में क्या हो गई, हम ऐसे सांस लेंगे तो अंदर हवा गया तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ज़्यादा मात्रा में, नाइट्रोजन रह गया है अल्वियोली थैलवे में, बलूनवे के अंदर,
और क्या हुआ कि ब्लड आ रहा है तो CO2 को छोड़ दिया और ऑक्सीजन को खींच लिया। और तब हम जब सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, CO2 निकलेगा और थैला के अंदर जो नाइट्रोजन है वो निकलेगा। तो CO2 नाइट्रोजन सांस छोड़ने पर बाहर निकलता है और N2 और O2 अंदर चला जाता है लेने पर। अब बात को समझिए, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन जाता है। एक बात और बता दूं, अभी हम लोग को सामान्य स्थिति में, सामान्य ताप दाब के सामान्य स्थिति में जो 1 ATM दाब है हम लोग जहाँ धरती पर रह रहे हैं, एकरा में जितना हवा में ऑक्सीजन है वो काफ़ी है। हम लोग अनुकूलित हैं कि जब हम सांस खींचते हैं तो काम भर हमारा ब्लड ऑक्सीजन उसमें से खींच लेता है, कहता है कि काफ़ी है, इतना हम ऑक्सीजन जितना सांस में ले लेते हैं उतना से हमारा काम चल जाने वाला है। और वो ऑक्सीजन ब्लड को मिल जाता है, ब्लड कोशिका तक भेजता है, जहाँ कोशिका में श्वसन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ये बात तो आप लोग को समझ में आ गई। अब समझिए कि क्या यही हवा हम सिलेंडर में खूब ठूस ठूस करके भर दें, संघनित कर दें, संपीड़ित करके अब पीठ पर लाद लें, अब पीठ पर लाद करके चले जाएं कहाँ, समंदर के गहराई में, तो क्या हम सांस ले पाएँ, जिंदा बच पाएंगे? तो नहीं। क्यों? बात को समझिए। अब क्या है कि अगर हम समंदर के गहराई में चले जाते हैं गोताखोर बन करके, पीठ पर सिलेंडर लिया, उसमें सामान्य हवा का वायुमंडल कहीं हवा ठूस करके भर दिए हैं और उसको मुंह में लगा लिए हैं, तो ऊपर में है तो ठीक है, लेकिन अगर गहराई में 200-300 फीट अंदर गहराई में चल जाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी? तो हेनरी कहते हैं कि जब बहुत गहराई में तुम चले जाओगे तो 200 फीट जब गहराई में जाओगे तो तुम्हारे ऊपर 200 फीट ऊपर पानी भी हो जाएगा। तो पनिया का दबाव, हवा का दबाव, पानी जो आपके ऊपर 200 फीट है वो आपको दबाएगा कि नहीं दबाएगा? दबाएगा। तो आपके शरीर पर हवा का दबाव तो वो लगिए रहा था, ऊपर से पानी का दबाव लगने लगेगा। और जब पानी का दबाव आपके शरीर पर लगेगा तो आप में जो सांस लोगे तो हेनरी क्या बोलते हैं, दबाव बढ़ने पर ज़्यादा गैस हमारे ब्लड में यानी द्रव में घुलेगा। तो हम जो सांस लिए, कम दबाव में सांस ले रहे थे तो काम भर हमारा ऑक्सीजन घुल रहा था। और जब हम जाएंगे, हाई प्रेशर में जाएंगे, जब खूब प्रेशर, जब पानी के तल में, समंदर के तल में, गहराई में जब खूब दबाव होगा तो ज़्यादा मात्रा में आने को तो आएगा, सांस में नाइट्रोजन भी आएगा, ऑक्सीजन में, तो जब दबाव बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस घुलेगा। पहले क्या देख रहे थे, पहले नाइट्रोजन गैस वाला नहीं घुल रहा था, लेकिन अब समंदर के गहराई में जाने से ऑक्सीजन पहले से ज़्यादा घुल जाएगा। जितना ब्लड को ज़रूरत है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन घुल जाएगा। ब्लड बोलेगा कि हो गया, बस करो, सवारी काफ़ी है, हम जितने ऑक्सीजन को पकड़ना था पकड़ चुके हैं, लेकिन इतना भीड़ बढ़ गई, यहाँ पर दबाव बढ़ गया कि 2, 4, 10 को, 20 को, 50 को, जैसे बस पर आदमी लदा जाता है वैसे और आदमी लदा जाएगा, ऑक्सीजन लदा जाएगा ब्लड में, यानी ज़्यादा मात्रा में। ऊपर से जिसको नहीं जाना है वो भी इसमें भर जाएगा। चाबी दे दीजिए, उसमें वो भी भर जाएगा। तो थोड़ी सी स्थिति समझते हैं कि जैसे ही N2 गैस है, इसको तो नहीं जाना था ब्लड में, लेकिन N2 गैस भी इसमें ज़्यादा मात्रा में घुल जाएगा। तो N2 गैस भी घुल जाने का मतलब क्या चीज़ हो, पहले नहीं घुल रहा था सामान्य स्थिति में, N2 गैस घुल गया। इससे 2 समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ऑक्सीजन अगर ज़्यादा मात्रा में, समंदर के गहराई में ज़्यादा मात्रा में अगर ऑक्सीजन घुल जाएगा तो एगो समस्या उत्पन्न होगा। जानते हैं क्या? तो हमको कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, समझ की कमी हो जाएगी, ऊपर से दिखाई कम देगा, धुंधलापन, छोछर दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। उसके बाद मिचली आने की शिकायत होगी, यानी उल्टी, मिचली, ये सब चीज़ों की शिकायत हो जाती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग करते हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये तो बात घटना घट गई, ये तो, लेकिन उससे भी ज़्यादा समस्या, पानी के अंदर हम गहराई में हैं, हमको मिचली जैसा अनुभव होने लगा, हमको धुंधला को दिखाई देने लगा, ये सब समस्याएं उत्पन्न हो गई। हमको क्या पता था कि सामान्य हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये लेकर के चले गए तो ऐसा समस्या होगी, हो गई हमारे अंदर समस्या। तो घबराहट जब बढ़ेगी तो हम फटाफट भागेंगे ऊपर। तो हम लोग पानी के गहराई में से हाथ पैर मार करके तेजी से ऊपर की तरफ भागते हैं। और ऊपर जब ही जल्दी निकलोगे, भयंकर ओकरों से बड़ा समस्या हो जाएगा। क्या समस्या हो जाएगा? ऊपर जब निकलोगे तो प्रेशर घटने लगेगा, दबाव घटने लगेगा आपके शरीर के ऊपर। हेनरी कहते हैं कि अगर दबाव कम होगा तो द्रव के अंदर घुला हुआ गैस बाहर निकलता है। तो पहले तो जमीन के अंदर गहराई में थे,
बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन घुल चुका था, ऑक्सीजन का नाइट्रोजनों बहुत ज़्यादा मात्रा में घुल चुका था। अब दबाव अचानक से फटाफट हम भागे ऊपर से, घबराहट होने लगी तो भागे ऊपर से, और ऊपर से तो आप भागे तो और ही गलती हो गई। फटाफट भागने के चक्कर में प्रेशर कम हो गया। अब प्रेशर कम हो गया तो ब्लड में जो घुला हुआ बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना, जैसे ब्लड में बहुत ज़्यादा N2 घुल चुका है ना, बहुत ज़्यादा N2 घुल चुका है, देख लीजिए ब्लड में। अब ब्लड में बहुत ज़्यादा O2 भी घुल चुका है, हाई प्रेशर के वजह से ये सब घुल चुका है। अब जरा समझना कि O2 N2 घुल चुका है, अचानक हम ऊपर आ गए, तो ऊपर आ गए तो घुला हुआ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये बाहर निकलना शुरू करते हैं। नाइट्रोजन फटाफट बाहर निकलना चलता है। इस निकलने के पीरियड में ये बबल बन जाता है। जैसे पाइप है ना, ट्यूब, पानी भरा हुआ है, कभी कभी देखोगे कि बीच में हवा बन जाता है, हवा बीच में बनने की वजह से पानी जा नहीं पाता है, कनेक्शन कट जाता है। वैसे ही बीच में यहाँ पर नाइट्रोजन बबल बना लेता है, अब बबल बनने से इधर का ब्लड नहीं आ पाता है, इधर ब्लड नहीं जा पाता है, या इधर का ब्लड इधर नहीं जा पाता है। हर जगह हमारे शरीर में नाइट्रोजन हर जगह घुल जाता है। हमारे ब्रेन में पतली पतली नसें हैं, वहाँ भी नाइट्रोजन पहुँच चुका है अंदर गहराई में। निकलते हैं वहाँ भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है जल्दी से जल्दी फेफड़ा के थ्रू बाहर निकलना चाहता है। बबल, जल्दीबाजी में बबल बन जाते हैं जगह जगह से। ब्लड का प्रेशर पड़ता है उसको भगाने के लिए, निकालने के लिए। वहीं पर कैपिलरी पतली पतली नसें फट जाती हैं, ब्रेन हैमरेज हो सकता है और हमारी डेथ हो सकती है। घबराहट होती है, ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन से बेहोशी हो जाती है, जिसको बोलते हैं नार्कोसिस कहते हैं। इसके अलावा पेन, शरीर में बबल बनने से पेन हो जाता है, जिसको बेंड्स कहते हैं। कैपिलरी डैमेज हो जा सकती है, ब्रेन हैमेज हो सकता है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो क्या करते हैं वैज्ञानिक? कहते हैं कि आप हवा का इस्तेमाल नहीं करो, नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो खतरा होगा। तो क्या करना है? नाइट्रोजन को घटाओ, नाइट्रोजन की मात्रा घटाओ, ऑक्सीजन की भी मात्रा घटाओ और बदले में हीलियम की मात्रा उसमें बढ़ा लो। तीनों के मिक्सचर को सिलेंडर में भर करके डालो। हीलियम क्यों? हीलियम क्यों डाला जाता है? पहली बात, हीलियम जल्दी हाई प्रेशर पर भी ब्लड में नहीं घुलता है, तो एगो तो बबल बनने की खतरा नहीं है। दूसरी बात, हीलियम मिलाने से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तनु हो जाता है, पतला हो जाता है। हमको ऑक्सीजन कम मात्रा में लेना है, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सांस लेंगे तो दिक्कत हो जाती है, तो हम लोगों को हीलियम मिलाना पड़ता है। पहली बात, हीलियम अल्प अभिक्रियाशील है, जल्दी अभिक्रिया ब्लड के साथ नहीं करता है, न के बराबर ब्लड के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। दूसरी बात है कि हीलियम जो है वो कम घुलता है, सबसे कम घुलनशील द्रव में कम घुलनशील गैस है। इसके वजह से गोताखोर के जो सिलेंडर होते हैं उनमें इन तीन गैसों का मिश्रण भरा जाता है। तो अब हम तीसरे एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। तीसरा केस हम लोग देख रहे हैं, एक तीसरा अनुप्रयोग देख रहे हैं, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। कहते हैं ऊंचाई पर एनॉक्सिया की कंडीशन स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एनॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है। समझते हैं यह क्या चीज़ है। तो गहराई में जाने के बाद तो प्रॉब्लम हो गई, समझ में आ गया। अब ऊंचाई पर रहते हैं तो क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि जो हिमालय के तराई में ऊंचाई पर जो बहुत सारे मंदिर हैं जहां यात्रा करने के लिए यात्रीगण जाते हैं, तो कई धाम हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे धाम हैं जहां जाने से पहले आपको हेल्थ चेकअप कराना पड़ता है, जांच कराना पड़ता है कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं। अगर आपको सांस की समस्या है, दम्मा है, या कोई और हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, ये सब कंडीशन में, या कोई और विशेष रोग है, उस स्थिति में आपको मना कर दिया जाता है कि आप सूटेबल नहीं है वहाँ जाने के लिए। इसके पीछे रीज़न क्यों है? तो इसके पीछे रीज़न बताया ये जाता है कि ऊंचाई पर जाने के बाद सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और ज़्यादातर लोग बेहोश होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो थोड़ी सी बात समझिए। क्या हवा नहीं है वहाँ पर? तो बोलते हैं कि हवा है, कम है। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडल घट जाता है, हवाएं कम हो जाती हैं, और वायुमंडल कम होने का मतलब है कि हमारे शरीर के ऊपर लगने वाला वायु का प्रेशर, हवा का प्रेशर बहुत कम हो जाता है सामान्य धरती के तुलना में, समुद्र तल के तुलना में। तो वायु का प्रेशर जब कम हो जाता है तो सांस तो हम लेते हैं,
ऐसे जोर के लेते हैं, आप लीजिएगा भी, हवा भी शरीर के अंदर जाएगा, वो सब कुछ होगा। लेकिन जब आप सांस लेकर के हवा लेंगे तो हेनरी कहते हैं कि अगर ज़्यादा दबाव होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है तो ब्लड में गैस ज़्यादा घुलती हैं, क्योंकि ब्लड हमारा द्रव है, ज़्यादा घुलती हैं। ऊंचाई पर हम चले गए, सांस तो लिए, हवा भी हमारे लंग्स में गया, लेकिन जितनी मात्रा में ऑक्सीजन को घुलना चाहिए नहीं घुल पाया, क्योंकि प्रेशर क्या है, कम है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम मात्रा में घुल पाया, और इधर शरीर में जो ब्लड कोशिकाएं हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मांग रही है, डिमांड कर रही हैं, ऑक्सीजन लाओ भाई, हमको रिस्पिरेशन करना है। बार बार आप सांस ले रहे हैं, लेकिन आप कम प्रेशर होने के वजह से हवा तो जा रहा है लेकिन ऑक्सीजन कम घुल रहा है, क्योंकि हेनरी कहते हैं कम प्रेशर पर कम मात्रा में गैसेज घुलती हैं। तो कम गैस घुलने से शरीर में डिमांड बढ़ गया, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो गई, अब हमारे शरीर की डिमांड पूरा नहीं हो रही। हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि सांस बढ़िया से नहीं ले रहे हैं, इसलिए तब ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है। नॉर्मल आदमी भी ज़्यादा ऊंचाई पर जिसको अभ्यास नहीं है ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है, हांफने जैसा होने लगता है। ऑक्सीजन के कमी में शरीर थक जाता है, थकान महसूस होता है, कितने लोगों को वोमिटिंग होने लगती है और बेहोशी की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। और अगर कुछ दिन रह गए तो डेथ भी हो सकती है कुछ लोगों को जो कमज़ोर शरीर के हैं, ताती जिनका कमज़ोर है। लेकिन अब तो सवाल है, ये तो हेनरी के नियम से बातें समझ गई, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि इसी से जुड़ी हुई एक बायोलॉजी की चीज़ है, उसको भी तब बता दूं। 3 नियम हम लोग, 3 एप्लीकेशन हम लोग देख लिए, लेकिन एक बात बता दूं कि आप ज़रा ये नहीं सोचते हैं कि उस ऊंचाई पर रहने वाले हमारे जैसे लोग जो कि समुद्र तल के ऊंचाई पर रहते हैं, बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं तो हमें अनईजी फील होता है, हमें घबराहट फील होता है, लेकिन वहाँ भी वंशानुगत रूप से वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे लोग रहते हैं, हमेशा वहीं जन्म लेते हैं, वहीं मरते भी हैं। उनको भी सांस की बीमारियां होती होंगी, लेकिन तब वो कैसे रह जाते हैं? तो बोलते हैं कि जो खानदानी रूप से वहाँ उस ऊंचाई पर रहते हैं उनके शरीर में एक विशेष अनुकूलता उत्पन्न होती है, एडॉप्टेशन उत्पन्न हो जाता है। वो क्या चीज़ है, थोड़ा समझते हैं। पहली बात कि उनके फेफड़े का साइज, अल्वियोली की मात्रा, ऐसे ऐसे जो थैले हैं हम लोगों से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या हुआ? तो हम कह रहे हैं कि हम एक अल्वियोली से अगर 1 सेकंड में 100 गो ऑक्सीजन खींच रहे हैं और अगर पास 5 गो अल्वियोली हो जी है संथैला, तो 100 पाँचे 500 ऑक्सीजन खींचेगा। तो अल्वियोली की संख्या और लंग्स की चौड़ाई बढ़ जाने से वो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन खींच पाते हैं। पहला तो ये है। दूसरी बात, उनके शरीर में जब ये ब्लड जो है बचपन से ही ट्रिगर जाता है कि भैया यहाँ ऑक्सीजन की कमी है इस ऊंचाई पर, और ऑक्सीजन कम ही घुलता है, इसलिए तुम ऑक्सीजन को पकड़ने वाली गाड़ियाँ हैं तनी मजबूत और ज़्यादा बनाना। तो ऑक्सीजन को खींचने वाली कौन होती हैं? हीमोग्लोबिन। तो कहता है, शरीर कह देता है कि चूँकि यहाँ अगर रहना है तो हम आपके शरीर में हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा बनने चाहिए। और रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है? बोन मैरो में। यह एगो क्वेश्चन है जीएस का, बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त, सारे सेल बनते हैं, लाल रक्त कोशिकाएँ बनती हैं। तो मैसेज जाएगा बचपन में ही बोन मैरो को कि भैया तुम इस लड़के में, इस बच्चे में ज़्यादा तुम लाल रक्त कणिकाएं बनाना, रेड ब्लड सेल्स बनाना, कॉर्पसल्स बनाना, तब उस बच्चे में, उस व्यक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा रेड सेल्स बनने लगते हैं और ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनने लगता है। तो जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को खींच पाएगा और तब उस व्यक्ति में ऑक्सीजन कम दबाव की स्थिति में भी उसका बढ़िया से सांस ले पाता है और ऑक्सीजन काम भर उन्हें मिलता रहता है। तो यह अनुकूलता है। अब ज़रा सोचो, हम में अगर हम में ब्लड की कमी है, मतलब हीमोग्लोबिन उन लोगों के तुलना में कम बनता है और उन लोगों के शरीर में हम लोग के तुलना में ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनता है। ज़्यादा हीमोग्लोबिन के कारण उनके त्वचा के नीचे ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहता है तो चेहरा वगैरह सब लाल दिखाई देता है। ख़ास तौर से चेहरे का यह हिस्सा गुलाबी रूप से दिखता है और इसीलिए इसको कहते हैं रोजी चिक, गुलाबी गाल। तो गुलाबी गाल वैसे लोगों का होता ही है। चाइनीज़ को देख लो, उत्तराखंड के
औरतों को देख लो, लड़कियों को देख लो, सबके गुलाबी गाल। आप चले जाइए कश्मीर साइड में, वहाँ के लड़कियों को देख लीजिए, गुलाबी गाल। जो भी ऊंचाई पर रहते हैं, आप नेपालियों औरतों को देख लो, गुलाबी गाल, सब गुलाबी गाल वाले होते हैं, रोजी चिक वाले होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि कैसे होता है रोजी चिक। तो आज के वीडियो का हेडिंग भी होगा रोजी चिक। चलिए आगे देखेंगे बात।